नमस्कार। सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज के द्वारा आयोजित इस अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण विषयक एक मासीय पाठ्यक्रम के इस विशिष्ट सत्र में। सर्वप्रथम मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने हाथ जोड़ लें। मैं मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहा हूं। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सब साहुणम्, एसो पंचनमोकारो सब पावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पढ़मं हवै मंगलम्, पढ़मं हवै मंगलम्। ते बंदहु सिरि सिद्धिगन, हो सही जे विअनंत, शिवमय निरुमय ज्ञानमय, परम समाहि भजंत, परम समाहि भजंत। अब इसी क्रम में आज के इस विशिष्ट व्याख्यान में जिनका हमें पाथेय प्राप्त होगा, ऐसे प्राकृत जगत के मूर्धन्य विद्वान आचार्य प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के लिए मैं अपने संस्थान के निदेशक आदरणीय डॉक्टर श्रीनेत्र पांडे जी से निवेदन करूंगा कि आप आदरणीय आचार्य श्री का औपचारिक परिचय एवं स्वागत करें। धन्यवाद हर्षद। प्रिय प्रतिभागियों, उपस्थित विद्वत समुदाय एवं संस्थान के मेरे समस्त सहयोगियों, आप सभी को नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र। इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज, जिसे आप सभी ISJS के नाम से जानते हैं, पिछले 21 वर्षों में 2005 में इसकी स्थापना हुई। तब से जैन विद्या के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य में प्रवृत्त है। यह तथ्य सर्वविदित है। हमारे अध्ययन अध्यापन का माध्यम प्रारंभ से अंग्रेजी रहा और इसी क्रम में 2019 में हमने प्राकृत भाषा के अध्ययन अध्यापन का भी प्रक्रम प्रारंभ किया और परिणाम स्वरूप हम यूं कहें कि हमें आशातीत सफलता मिली तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 2020 में जब हमारी संस्था ने फिरोदिया परिवार द्वारा संचालित अमर प्रेरणा ट्रस्ट के एक संविभाग के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, तो इस ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर अभय जी फिरोदिया ने ऐसा प्रस्ताव रखा कि कुछ एक आयोजन, अकादमिक आयोजन हिंदी भाषा भाषियों के लिए हिंदी भाषा में भी किए जाने चाहिए। और इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए हमने पिछले वर्ष अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण विषयक एक मासिक, एक पाठ्यक्रम का, एक पाठशाला का आरंभ किया और इसी कड़ी में यह द्वितीय पुष्प जो आपके समक्ष है, यह 3 अप्रैल से संचालित हो रहा है, जिसका उद्घाटन वक्तव्य घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम के अपभ्रंश भाषा की सर्वमान्य विदुषी
प्रोफेसर इवा डे क्लार्क ने दिया था। इस अपभ्रंश भाषा एवं व्याकरण विषयक जो यह एक मासिक पाठशाला है, जैसा कि हर्षित जी ने प्रारंभ में बताया, इसी के अंतर्गत एक विशिष्ट व्याख्यान के रूप में हमने अपभ्रंश साहित्य का विकास, इस विषय पर प्राकृत भाषा, अपभ्रंश एवं जैन विद्या के मूर्धन्य विद्वान, स्वनामधन्य सुप्रतिष्ठित हस्ताक्षर प्रोफेसर सुमन जी जैन से, प्रेम सुमन जी जैन से आग्रह किया और उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। हम अ, गौरवशाली महसूस करते हैं कि इस आईएसजीएस द्वारा आयोजित की जा रही इस एक मासिक पाठ्यक्रम में इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सुमन जैन जी हैं, जिन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश एवं जैन विद्या के अध्ययन, अध्यापन और प्रचार प्रसार में 5 दशकों से भी, 50 वर्षों से भी अधिक का समय दिया है। उन्होंने अनेकानेक विद्वानों को जैन विद्या, प्राकृत एवं अपभ्रंश में प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण को, शिक्षण को, अध्ययन अध्यापन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए उन्होंने कई पाठ्य पुस्तकें लिखी और कई महत्वपूर्ण प्राकृत ग्रंथों का आलोचनात्मक संपादन तथा हिंदी भाषा में अनुवाद भी किया। तो प्राकृत अ, और जैन अध्ययन के एक यूं कहें कि विशिष्ट विद्वान के रूप में उन्होंने जैन दर्शन, जैन साहित्य, जैन इतिहास, प्राकृत और अपभ्रंश पर व्यापक लेखन एवं रचनात्मक कार्य किया है। आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि इन्होंने अपने मित्र, सहकर्मी प्रोफेसर डॉक्टर कमल चंद जी सोगानी, जो कि प्राकृत और अपभ्रंश भाषा तथा जैन विद्या के स्थापित एवं ख्यातिलब्ध विद्वान हैं, उनके साथ प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी ने 1978 से मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में प्राकृत विद्वानों की पीढ़ियों को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया। जब ऐसे महनीय विद्वान का इस एक मासिक पाठ्यक्रम में विशिष्ट व्याख्यान हेतु हमें सहमति प्राप्त हुई, तो हमने यह तय किया कि इस व्याख्यान को, इस सत्र को सभी जिज्ञासुओं के लिए, सभी अपभ्रंश भाषा प्रेमियों के लिए हम खुला रखेंगे। मैं अपनी संस्था की ओर से, स्वयं की ओर से, इस एक मासिक पाठशाला के आयोजन समिति की ओर से विशिष्ट व्याख्याता के रूप में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सुमन जैन जी का इस संस्था के आभासीय पटल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित है पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से संस्थान से जुड़ी दिल्ली से आभा जैन जी। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। जितने प्रतिभागी इस पाठ्यक्रम में हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। अन्य विद्वत जन, अन्य लोग जो भी इस अ, सत्र में जुड़े हैं, मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और इसी के साथ बिना किसी अन्य औपचारिकता के आज के विद्वान वक्ता प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन जी से आग्रह करता हूं कि सर आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। प्रोफेसर डॉक्टर प्रेम सुमन जैन जी। नमो जिनानम। प्रोफेसर पांडे जी और इस आयोजन में उपस्थित सभी विद्वज्जन, सभी प्रतिभागी जन और मेरे मित्रों, यह मेरा सौभाग्य है
कि देश भर से आए हुए प्रतिभागी पूना में बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशाला और वहाँ की जो पाठशाला है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ कि आपको एक शैक्षणिक वातावरण में अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और यह जो इंटरनेशनल स्कूल है इससे मेरा बहुत पुराना जुड़ाव रहा है। फिरोदिया साहब, एस.सी. जैन साहब, पांडे जी और कई लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, सबके साथ मिलने का, बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस आईएएस जो स्कूल है, जैन स्कूल इंटरनेशनल, इसने बहुत अकादमिक कार्य इस देश में किए हैं और प्राचीन भाषाओं को सुरक्षित रखने में, हमारी जो प्राचीन विचारधारा है उसको सुरक्षित रखने में बहुत अधिक योगदान किया है। तो इस प्रकार का जो यह अकादमिक कार्यक्रम हो रहा है वह स्वागत योग्य है। मुझे पांडे साहब ने जब विषय दिया तो मेरा प्रिय विषय ही है, प्राकृत और अपभ्रंश पे ही कार्य किया है। अपभ्रंश साहित्य का इतिहास भी मैंने लिखा जो जैन विश्व भारती लाडनू से प्रकाशित हुआ है। और 70 सालों बाद, उसके पहले कोचर साहब का अपभ्रंश साहित्य एक ग्रंथ था, लेकिन इसके बीच में उसका कोई आकलन नहीं हो पाया था। तो उन सभी जो ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जो जानकारी प्राप्त हुई है, उनको उपस्थित करने का, विद्वानों के समक्ष रखने का एक अवसर मिला, वह मैंने इस पुस्तक में किया है। वास्तव में हम जब अपभ्रंश की चर्चा करते हैं तो बिना प्राकृत के अपभ्रंश की चर्चा नहीं हो पाती, क्योंकि प्राकृत भी जनभाषा थी और अपभ्रंश भी लोक भाषा है। इन दोनों का संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। लेकिन कई बार हमारी गलती क्या होती है कि हम प्राकृत को ही अपभ्रंश मान लेते हैं, जबकि ये दो स्वतंत्र भाषाएं हैं। प्राकृत स्वतंत्र भाषा है और अपभ्रंश भी एक जन भाषा के रूप में, लोक भाषा के रूप में एक स्वतंत्र भाषा है। और हमें यह जानकर प्रसन्नता है कि विगत 50 वर्षों में और भी उससे पहले से विद्वानों ने इस अपभ्रंश भाषा के ग्रंथों को सामने लाने का प्रयत्न किया है। यदि हम इतिहास में जाएं तो वास्तव में ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर और 15वीं 16वीं शताब्दी तक यह अपभ्रंश भाषा इस देश में लोक भाषा, और जिसको चाटुरिया साहब ने, जो कि बड़े भाषा विज्ञानी हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रभाषा के रूप में उपस्थित किया है, इसको स्वीकार किया है। इस भाषा को सामने लाने में, इसके ग्रंथों को सामने लाने में प्रसिद्ध भाषा शास्त्री रिचर्ड पिसल और हरमन जैकोबी जैसे विद्वानों का योगदान रहा। लेकिन उसके बाद भारत के कई लोगों ने इस पर अच्छा कार्य किया, जिनमें मुनि जिनविजय जी, हरिवल्लभ भायाणी साहब, बेलणकर साहब, चंद्र शर्मा गुलेरी जी, राहुल संख्यायतन जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पी.एल. वैद्या जी, डॉक्टर ए.एन. उपाध्याय, डॉक्टर हीरालाल जैन और भी कई उस परंपरा में जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपभ्रंश साहित्य को लोगों के सामने उपस्थित करने में बहुत बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है। एक भ्रम जैसा अपभ्रंश के नाम से कई बार प्रचलित हो गया कि अपभ्रंश का मतलब हो गया है भ्रष्ट भाषा। तो ये एकदम गलत है। यहाँ अपभ्रंश का ये अर्थ नहीं है। और वास्तव में चंद्रधर्मा शर्मा गुलेरी साहब ने बहुत ही स्पष्ट किया कि अपभ्रंश का अर्थ जो है भ्रष्ट नहीं है, बल्कि नीचे की ओर सरकने वाली भाषा, नीचे की ओर बिखरने वाली भाषा, जो जन जन तक पहुंचे, ऐसी लोक भाषा है। तो यहाँ भ्रंश का अर्थ जो है नष्ट होना नहीं है, भ्रष्ट होना नहीं है, बल्कि व्यापक होना है। तो इस तरीके से अपभ्रंश भाषा लोक में जो व्यापक हुई, उसके कारण इसका नाम पड़ा। और चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी साहब, जिसे पुरानी हिंदी कहते हैं, टेलस्टरी आप साहब, जिसे पुरानी राजस्थानी कहते हैं, गुजराती लोग जिसे जूनी गुजराती कहते हैं, मिथिलावासी जिसे पुरानी भाषा कहते हैं, ये सारी
जो भाषाएं हैं वो अपभ्रंश के नाम से ही जानी गई हैं, और सारी आर्य भाषाओं का संबंध इस अपभ्रंश भाषा से जुड़ा हुआ है। हम आचार्य भामह, जो कि हमारे बड़े प्राचीन काव्य शास्त्री हुए हैं, और आचार्य दंडी हुए हैं, इन्होंने जो भारत की भाषाएं हैं संस्कृत प्राकृत, उनके साथ अपभ्रंश को भी प्रमुखता दी है, और अपभ्रंश को एक काव्य भाषा के रूप में उन्होंने उपस्थित किया है। एक हमारे विद्वान हुए हैं नमी साधु जी, और उन्होंने अपभ्रंश की बोलियों का अध्ययन करके यह कहा कि यह काव्य भाषा के रूप में हमारे देश में बहुत समय तक प्रचलित रही है। वास्तव में हम देखें तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग पतंजलि ने भी किया, और चंड के जो व्याकरण है उसमें भी इस भाषा का उल्लेख हुआ, लेकिन इस भाषा पर जो ज्यादा कार्य हुआ है, इसके जो नियम वगैरह व्याकरण वगैरह जो लिखी गई हैं, वो आचार्य हेमचंद्र ने इसके व्याकरण को हमारे सामने उपस्थित किया है। और जब हम इस अध्ययन को देखते हैं तो वास्तव में हमें एक नाम और मिलता है अपभ्रंश के साथ, जिसको हम देसी भाषा कहते हैं। तो अपभ्रंश और देसी भाषा का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। गियर्सन ने, जो कि प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो भारतीय आर्य बोली हैं उन बोलियों के साथ अपभ्रंश के संबंध को स्पष्ट किया है। तो जिन कवियों ने इस अपभ्रंश को साहित्यिक गरिमा प्रदान की, उनमें दो प्रमुख कवियों का नाम हमें इस देश में मिलता है, भारतीय इतिहास में मिलता है। उसमें आचार्य स्वयंभू, महाकवि स्वयंभू और महाकवि पुष्पदंत, ये दोनों लगभग 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में भारतवर्ष के बहुत बड़े कवि हुए हैं। और अगर हम कहें तो स्वयंभू का जो पहुम चरियु है, वह पयम चरु आज जो हमें उपलब्ध है, अपभ्रंश की पहली ग्रंथ रचना या पहला ग्रंथ हमको प्राप्त होता है। एक बार और स्पष्ट, हम अपभ्रंश साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे भारतवर्ष में जो राम कथा और कृष्ण कथा इनका प्रचार था, उनको इन अपभ्रंश के कवियों ने अपने काव्यों में अमर बना दिया है, और किसी न किसी प्रसंग में इन दोनों कथाओं को लेकर के उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमारे भारतवर्ष में कई शब्द ऐसे प्रचलित हैं जो पूरी परंपरा से होते हुए आज हमारे सामने आए हुए हैं। जैसे मैंने एक अपने आलेख में उदाहरण दिया था कि घोड़ा शब्द है, जिसको हम हॉर्स कहते हैं, अश्व कहते हैं, ये घोड़ा शब्द भारत की 18 भाषाओं में परिवर्तित नहीं हुआ, वही के वही रूप में हमको प्राप्त होता है। और अपभ्रंश में हम देखें तो इस शब्द का बहुत अधिक प्रयोग हमको मिलता है। यह तो एक शब्द है, इसी तरीके के अनेक शब्द हैं जो भारतीय भाषाओं के जो अपभ्रंश के माध्यम से आज हमारे बीच सुरक्षित हुए। और केवल भाषा के शब्द ही नहीं, बल्कि देश के लोक प्रचलित शब्द ही नहीं, बल्कि हमारी देश की जो भावनाएं हैं, हमारे देश के जो विचार हैं, हमारे मानव जीवन के जो हमारे प्रस्तुतिकरण हैं, हम जिनको प्रकट करना चाहते हैं, उन सबको इस अपभ्रंश ने सुरक्षित रखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा ने हमारे देश के जो सुख दुख हैं, उन भावनाओं को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान किया है। दूसरी विशेषता अपभ्रंश साहित्य की हमें ये भी मिलती है कि इसमें एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, और वो ये कि ये इनके जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के जो नायक हैं वो केवल राजपुरुष नहीं, या कोई सेठ, या कोई बड़े व्यक्ति नहीं, बल्कि सामान्य जो व्यापारी जन हैं, सामान्य जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, सामान्य जो यात्रा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे इन पुराण काव्यों में, अपभ्रंश के कथा काव्यों में, अपभ्रंश के चरित्र काव्यों में उनको नायक बना करके और एक महत्व प्रदान किया गया है। एक बात जो हमें अपभ्रंश साहित्य से और सीखने को मिलती है कि अपभ्रंश साहित्य की जो विधाएं हैं, जिनको हम महाकाव्य भी कहते हैं
खंड काव्य भी कहते हैं, मुक्तक काव्य भी कहते हैं। तो ये जो काव्यों की विधाएं हैं वे हमारे सामने हिंदी तक तो चल करके जो आई हैं वो अपभ्रंश के माध्यम से आई हैं। तो अपभ्रंश साहित्य ने न केवल भाषा को सुरक्षित रखा, न केवल विचारों को सुरक्षित रखा, अपितु हमारी जो काव्य शैलियां हैं, काव्य प्रस्तुत करने की जो पद्धतियां हैं, उनको भी सुरक्षित किया है। तो इस तरीके से हम जब पूरे अपभ्रंश साहित्य को देखते हैं तो हमें पता चलता है, या हम कहना चाहते हैं, कर सकते हैं कि अपभ्रंश साहित्य जो है, पूरा साहित्य जो आज उपलब्ध है, उसको हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो जो कवि हुए हैं उनमें से अधिकांश कवि श्रमण परंपरा के कवि हैं, जैन धर्म को मानने वाले कवि हैं। तो जैन कवियों की अपभ्रंश रचनाएं एक कैटेगरी, एक विभाजन हम ये कर सकते हैं, एक भाग ये कर सकते हैं। कुछ बौद्ध सिद्ध सिद्ध भी हमारे बीच में हुए हैं जिन्होंने भी अपभ्रंश में अपनी रचनाएं लिखी हैं। कुछ शैव परंपरा को मानने वाले कवि हुए हैं जिन्होंने भी अपभ्रंश का अपने जीवन में उपयोग किया है, अपने साहित्य में उपयोग किया है। ये और निकाल दीजिए। कुछ इस प्रकार की रचनाएं भी हैं जो लौकिक हैं, किसी धर्म से जिनका संबंध नहीं है, बल्कि वो एक काव्यात्मक शैली है, एक हमारे लोक की संस्कृति है, उसको व्यक्त करने वाले भी ग्रंथ हमको प्राप्त होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का साहित्य हमारे भारत का अमूल्य साहित्य है। और उसमें जो कवि हमारे बीच हुए हैं उनकी रचनाओं का अगर हम देखें तो वो रचनाएं हमें एक ऐसा पुल का काम करती हैं जो प्राचीन परंपरा को आधुनिक हिंदी परंपरा तक जोड़ने का काम करती हैं। उनमें एक धनपाल की जो पुस्तक है, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, भवि साहित्य कहा, ये कथा काव्य का सेंट्रल ग्रंथ है। अगर हम कथाओं को समझना चाहें, कथा ग्रंथ को अपने जीवन में उतारना चाहें, कथा के भेद प्रभेदों को जानना चाहें, तो यह भविष्य कहा एक बड़ा उत्तम और श्रेष्ठ ग्रंथ है। अपभ्रंश में जो एक विधा हमको मिलती है वह है दोहा काव्य। जो विभिन्न प्रकार के छंद प्राप्त होते हैं, तो अपभ्रंश की रचनाओं में हमको दोहा काव्य भी प्राप्त होते हैं। और उन दोहा काव्यों में अपभ्रंश के जो दोहा हैं वो हमारे जीवन में कवियों को भी उन्होंने प्रभावित किया है। हमारे कबीर, तुलसी, रहीम, भक्ति काल के जो भी कवि हुए हैं उन्होंने दोहों में अपनी अभिव्यक्ति हमारे सामने उपस्थित किया है। यह दोहा की परंपरा हमारे अपभ्रंश कवियों ने हमें ला करके सौंपी है। तो इस तरीके से हमारे विद्वानों ने इस पर बड़ा कार्य किया और अपभ्रंश भाषा के साहित्य को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया। उसमें गुजरात के एक डॉक्टर हरिवल्लभ भायाणी साहब हुए हैं जिन्होंने स्वयंभू और उसकी काव्य प्रतिभा को अपने जीवन में अपना करके और उस पर पूरा जीवन लगाया और वो उपस्थित हमारे सामने उन्होंने किया। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि स्वयंभू जो महाकवि हैं उनकी दृष्टि हमेशा लोक पर रही है और लोक जीवन में जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारे जो जन जैन जीवन शैली है, उस शैली को उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। उनकी जो रचना है उस पवनचर्यू में एक जगह बहुत सुंदर कहा गया है कि कौन किसका है, यह सब माया का अंधकार है। जीवन जल की बूंद की तरह अस्थिर है, संपत्ति समुद्र की लहर की तरह है, लक्ष्मी बिजली की रेखा की तरह चंचल है, यौवन पहाड़ी नदी के प्रवाह के समान है, प्रेम भी स्वप्न दर्शन की तरह है, और धन इंद्रधनुष के समान है, क्षण में आता है क्षण में जाता है, और यह शरीर प्रतिक्षण नाश होता रहता है और हमारी आयु गलती चली जा रही है, बीतती चली जा रही है। एक प्रसंग हमें अपभ्रंश साहित्य में मिलता है कि कोई एक वृद्ध कर्मचारी था और राजा के यहाँ पानी भरने का काम करता था। उसको जब एक बार पानी लाने के लिए कहा गया कि भाई राजा प्यासे हैं, राजकुमार प्यासे हैं, पानी लेकर के आओ, वो पानी लेकर के आया लेकिन उसको विलंब हो गया।
तो राजा के मंत्री ने कहा, भाई तुमको हमने नौकरी पर रखा है, यही काम सौंपा है, तुम इतना विलंब से क्यों आए? तो उसने बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि हे महाराज, हे राजन, हे मंत्री जी, ये शरीर जो है वृद्ध हो गया है, हाथ कँपते हैं, पैर कँपते हैं, मैं बर्तन उठाता हूँ वो हिलता है, तो धीरे धीरे चलना पड़ता है, तो इस वृद्धावस्था के कारण से मुझे आने में देर हुई है। तो जो हम लोग जीवन में रोज की जो घटनाएं देखते हैं, ऐसी घटनाएं, ऐसे कथोपकथन हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इसी तरीके से अपभ्रंश साहित्य में एक अध्यात्म का पुट भी हमको मिलता है, जिसको हम रहस्यवादी कवि कहते हैं। हमारे एक कवि हुए हैं जोयेंदु, अपभ्रंश साहित्य में कवि जोयेंदु बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं, और उनका जो परमात्म प्रकाश है, वह परमात्म प्रकाश इस भारतवर्ष के जो अध्यात्म परंपरा का जो ग्रंथ है, उसका प्रतिनिधि ग्रंथ है। उन्होंने इस ग्रंथ में किस प्रकार से हमारे जीवन में दर्शन, विचार और समाज एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, यह हमारे सामने उपस्थित किया है। हमारे कुछ विद्वानों ने महाकवि पुष्पदंत पे कार्य किया है, और पुष्पदंत बड़े समर्थ कवि अपभ्रंश साहित्य के हुए हैं। उनकी हमें जो रचनाएं मिलती हैं, 3 रचनाएं हैं, महापुराण, और एक राय कुमार चरियू, और एक जसहर चरियू। ये तीनों रचनाएं अपने आप में प्रसिद्ध हैं और अपने आप में ये विशेषताएं रखती हैं। ये 10वीं शताब्दी के जीवन को व्यक्त करने वाली रचनाएं हैं, जिसमें पूरा भारतीय जीवन शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे सामने आ गया है। एक हमारे अपभ्रंश साहित्य में एक और कवि हुए हैं, महाकवि वीर, और उन्होंने जम्बू स्वामी चरियू नामक ग्रंथ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कई बार, और अभी भी कहता हूं, कि अपभ्रंश साहित्य में कुछ शब्दों का जो प्रयोग है, जिसको हम उनकी पहचान बन जाती है, तो अपभ्रंश की जो पहचान बन गई है, वो उकार बहुला से हो गई है। शब्दों में ऊ लगा रहता है, जैसे चरित को चरियू कहते हैं, पौम चरियू जैसे है, तो ये चरियू जो है चरित का, जिनको हम उकार का प्रयोग प्राकृत में करते थे, उसमें अपभ्रंश में उकार का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से उकार बहुला भाषा को अपभ्रंश कहा गया, और उसका प्रयोग पूरे अपभ्रंश साहित्य में हमको मिलता है। आप लोग जो प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं, इस स्कूल में भाग ले रहे हैं, आपने कई व्याख्यान सुने होंगे, अपभ्रंश पे भी सुना होगा। मैं खाली जिज्ञासा के लिए एक बात पूछना चाहता हूं, अगर संयोजक जी अनुमति दें, कि आप लोग पूना में हैं, और पूना में आप इतना सुंदर पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं, आप में से किसी ने अपभ्रंश का कोई ग्रंथ देखा है? कोई भी एक व्यक्ति बताए जो प्रतिभागी है, जी कि सर। अपभ्रंश के किस ग्रंथ का दर्शन किया है? जी सर, देखा है। हाँ मैंने एक तो नामवर जी की जो किताब है हिंदी साहित्य में अपभ्रंश का योग, जी के परिशिष्ट में अपभ्रंश के बहुत सारे दोहा दिया गया है, कालिदास से लेकर के जी। तमाम अपभ्रंश के कवि हैं। और उसके अतिरिक्त पौमचरियु, जो कि भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, कमलचंद सोगाड़ी जी वाली, अ, हाँ उसे मैंने देखा और पढ़ा। हाँ, तो आप लोग चूंकि पूना में हैं, तो पूना में आप कभी भंडारकर इंस्टीट्यूट गए हैं? जी, हम लोग पूना में नहीं है सर, हम लोग सब लोग अपने अपने जगह से हैं, ऑनलाइन जुड़ करके एक अच्छा अच्छा अच्छा, कोचिंग ऐसा है। ऑनलाइन दे रहे पूना हैं। में रहते नहीं हैं? जी जी। हाँ, नमस्ते सर। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। जी, मैं सुमित जैन बात कर रहा हूँ और मैं अच्छा यहीं रहता हूँ अभी पुणे में। मैंने जैसे आचार्य, आपने योगेंद्र जी का जो नाम लिया है, जब जी। हम लोग ध्रुवधाम में पढ़ते थे तब जो है उसका थोड़ा सा अध्ययन किया था, उसके लिए समय अच्छा हो गया। वो अपभ्रंश जी का जी शायद था। और जहाँ का आपने बोला तो वहाँ पे हम लोग गए हुए थे, वहाँ बहुत प्राचीन साहित्य अभी भी रखा हुआ है, हाँ पुणे में हाँ हाँ। भंडारकर इंस्टीट्यूट में। जी जी, मैं यही यही बात कहना चाहता था, कि हमारे अपभ्रंश साहित्य को सुरक्षित करने में कुछ स्थान ऐसे हैं जिनका बड़ा योगदान है। जैसे बड़ौदा की ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, तो बड़ौदा में जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूट है, वहाँ अपभ्रंश के ग्रंथों को सुरक्षित किया गया। इसी तरीके से जी जयपुर में तो 2 इंस्टीट्यूट ऐसी बनी,
एक तो प्राकृत साहित्य अकेदमी और एक अपभ्रंश साहित्य अकेदमी। तो ये दोनों जगह जी। बड़े ग्रंथालय हैं। और अपभ्रंश साहित्य अकेदमी में अपभ्रंश की सारी पुस्तकें जो आज तक छपी हुई हैं, वो सारी पुस्तकें वहाँ एकत्र करने का प्रयत्न डॉक्टर कमलचंद जी सोगानी ने किया है। तो जब हम अपभ्रंश पर या किसी भी साहित्य पर चर्चा करते हैं तो उनके मूल ग्रंथों को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। अभी आपने जैसे नामवर सिंह जी का नाम लिया, उन्होंने बहुत कार्य किया और हिंदी को अपभ्रंश के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। लेकिन हम मूल ग्रंथों को भी देखें, जैसे महापुराण है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपे हैं और आज उपलब्ध हैं और हिंदी अनुवाद के साथ उपलब्ध हैं। तो ऐसे ग्रंथों को अगर हम अध्ययन करेंगे सर तो मूल थोड़ा रूप सा से रोक रहा हूँ। महापुराण सर उसकी प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जो अच्छा ज्ञानपीठ पे है उसमें केवल 3 ही खंड हैं, दूसरा और चौथा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, 5 खंड छपे थे, उसमें भी अनुपलब्ध हो गए हैं। अच्छा जी अच्छा अच्छा। जी जी। हाँ, तो अब कई बार ऐसा है कि निकल जाते हैं तो दोबारा छापने का प्रयत्न होता है, वो करते हैं। तो इस तरीके से जो अपभ्रंश के ग्रंथ हैं वो हमें देखने चाहिए। और हमारे सामने जैसे एक जो ग्रंथ हमें जो प्राप्त होता है महाकवि धनपाल का, जो कि 10वीं शताब्दी में हुए, वो भविष्य दत्त कथा जो उन्होंने लिखी। तो अगर हम लोक चेतना को समझना चाहते हैं, लोक की संस्कृति को समझना चाहते हैं, तो भविष्य दत्त कथा यह भारतीय कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। और संयोग से इस पर अच्छा कार्य डॉक्टर देवेंद्र कुमार शास्त्री ने किया है और उसके आधार पर उन्होंने पूरे अपभ्रंश साहित्य को हमारे सामने उपस्थित करने का प्रयत्न किया है। आज हम जब देखते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो अपभ्रंश साहित्य के लगभग 200-250 ग्रंथ और लगभग जो है इन ग्रंथ भंडारों में पड़े हुए हैं। लेकिन संयोग से आप देखें कि हम 50 वर्षों से अपभ्रंश साहित्य पर कार्य कर रहे हैं, संस्थाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन अभी तक कुल 36 ग्रंथ ही प्रकाशित होकर के सामने आ पाए हैं। बाकी 150 ग्रंथ अभी तक पांडुलिपि के रूप में हैं, जो पांडुलिपियों में है, ग्रंथ भंडारों में है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र शोध का, संपादन का, अनुवाद का हमारे सामने उपस्थित है, अगर हम उस पर कार्य करना चाहें। क्योंकि इसमें नई रचनाएं हमको मिलती हैं। दो बातें होती हैं कि एक तो हम कवि को सुरक्षित करते हैं, उसकी जानकारी सुरक्षित करते हैं, और एक पांडुलिपि को नष्ट होने से बचा लेते हैं। अगर हम संपादन का कार्य करते हैं तो उससे दो बातें हमें ज्ञान प्राप्त होती हैं कि हमारे भाषा का ज्ञान बढ़ता है। बिना अनुवाद किए भाषा का ज्ञान नहीं बढ़ सकता। तो जब तक हम अपभ्रंश के किसी ग्रंथ को या प्राकृत के किसी ग्रंथ को या संस्कृत के किसी ग्रंथ को हम अनुवादित नहीं करेंगे, उसको मूल से अनुवाद करने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक उसमें जो सामग्री छिपी हुई है वो हमारे सामने नहीं आएगी। तो संपादन अनुवाद करने में कई प्रकार की तैयारी हमें करनी पड़ती है और उस तैयारी के कारण हम भारत की जो संपदा इन ग्रंथों में छिपी हुई है उसको सामने ले आते हैं। अपभ्रंश साहित्य के विकास में हम देखें तो आचार्य हेमचंद्र के योगदान को भी नहीं भुलाया जा सकता। उनका महत्वपूर्ण कार्य है और उन्होंने सूत्रों में हमारे सामने जो अपभ्रंश का व्याकरण रखा, उसी आधार पर हम अपभ्रंश के ग्रंथों को पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और इस तरीके से हमारी यात्रा अपभ्रंश साहित्य की आगे बढ़ती है। अपभ्रंश में हम देखें तो यद्यपि कई कवि हुए हैं जिन कवियों ने एक एक दो दो रचनाएं लिखी हैं, लेकिन वो रचनाएं अपने आप में अपने स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाली रचनाएं हैं। जैसे एक कवि हरिदेव हुए हैं 15वीं शताब्दी में, उन्होंने मयण पराजय चरियु ये ग्रंथ लिखा। अब इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि अपभ्रंश का तो यह है, लेकिन कामदेव को कैसे पराजित करें, इस पे जो भी पात्र हैं, चाहे वो कामदेव हो, लोभ मान माया लोभ, रति विरति, इन सबको जो भी हमारी भावनाएं हैं उन सबको पात्र बना दिया है, पात्र के रूप में खड़ा कर दिया है। तो यह एक जो है रूपक काव्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो गया है। तो एक नई विधा अपभ्रंश की हमें ये प्राप्त होती है। और इस प्रकार से आगे चल करके
भावों को पात्र बनाने वाली जो हमारी ये परंपरा भारतीय साहित्य की रही है वो विकसित होती है। हम अपभ्रंश साहित्य का जब अध्ययन करते हैं तो अपभ्रंश के समर्थ कवियों में, जैसे मैंने कहा कि पुष्पदंत, स्वयंभू और पुष्पदंत तो है ही, लेकिन सबसे अधिक रचना लिखने वाले अपभ्रंश के जो कवि हैं वो हमें महाकवि रैथु का नाम मिलता है, और ये लगभग 15वीं शताब्दी के हैं। और इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो कार्य क्षेत्र जो है ग्वालियर, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वो ग्वालियर इनका प्रमुख कार्य क्षेत्र रहा है। और इनकी लगभग 25-30 रचनाएं हमको उपलब्ध होती। सबसे ज्यादा रचनाएं किसी एक कवि की मिलती हैं तो महाकवि रैथु की। और महाकवि रैथु पर काम करने वाले हमारे जो सीनियर वरिष्ठ विद्वान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर राजा राम जैन, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा करके और इस रैथु को सामने लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने पीएचडी भी इसी पर की और रैथु ग्रंथावली के नाम से उनके ग्रंथों को प्रकाशित करने का प्रयत्न भी किया। धीरे धीरे ये विद्वान अब हमारे बीच नहीं रहे, हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। तो नए लोगों का आना अपभ्रंश साहित्य को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से हम देखें तो यद्यपि मैंने कुछ ही नाम लिए, बाकी अपभ्रंश साहित्य में महाकवि धायल, महाकवि पद्मकीर्ति, श्रीधर और देवसेन गणी, तो महाकवि लखू और लखम देव, यश कीर्ति, ऐसे कई कवि हुए हैं जिनकी 3-3 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं और उन्होंने अपभ्रंश भाषा के साहित्य को समृद्ध किया है। हमारे जो राहुल जी थे, राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने हिंदी काव्य धारा करके एक पुस्तक लिखी है और उसमें जो बौद्ध परंपरा के जो कवि हुए हैं, जिन्होंने अपभ्रंश में दोहा इत्यादि लिखे हैं, सिद्ध कवि हुए हैं, उनके दोहों पर अच्छी चर्चा की है। तो अगर हमें दोहों को समझना है और बौद्ध परंपरा के कवियों को देखना है तो हम वो हिंदी काव्य धारा के माध्यम से इन रचनाओं को देख सकते हैं। एक और नई रचना जो कि हम जिसको धर्म से नहीं जोड़ सकते और हमारे जीवन से वो जुड़ी हुई है और काव्यमय जीवन को एक नया रूप प्रदान करती है। और दूसरी बात एक और उसकी विधा है कि वो एक मुसलमान कवि के द्वारा, अब्दुल रहमान अर्रहमान, ये एक कवि हुए जिन्होंने संदेश रासक नाम का एक काव्य हमारे सामने उपस्थित किया। और इस काव्य में कोई 200-250 ही पद हैं, ज्यादा नहीं है, और उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। लेकिन ये काव्य हमारे इस प्रकार का काव्य है जो हमें मेघदूत की याद दिलाता है। संस्कृत में जिसको संदेश काव्य कहते हैं, तो अपभ्रंश का ये संदेश काव्य है, संदेश रासक। और लौकिक काव्य अगर हमको पढ़ना है तो इस काव्य को पढ़ने से हमें लोक जीवन की सारी चीजें प्राप्त होती हैं। कुछ भक्ति प्रधान रचनाएं भी हमें अपभ्रंश साहित्य में मिलती हैं, जैसे श्रुत पंचमी का जो एक कथा है धनपाल की लिखी हुई, उसमें अनेक दृष्टांतों के द्वारा हमें भक्ति के मार्ग पर जो लोग चलते हैं और कैसे भगवान और भक्ति का सहयोग होता है, कैसे अध्यात्म में कोई अंतर नहीं रह जाता है, इस बात को हमारे ये भक्ति काव्य की जो रचनाएं हैं वो हमें प्रमाणित करती हैं। और हमारे अरहंत कवि ने कहा, हमारे अपभ्रंश कवियों ने कहा कि हमारी जो परमात्मा है उस परमात्मा को हम किसी एक नाम में नहीं बांध सकते। वो कहते हैं कि चाहे उसको अरहंत कहो, चाहे बुद्ध कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे महादेव कहो, वो सब आप ही है, एक ही परमात्मा है जो अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार का शत्रु है, अज्ञान रूपी अंधकार को जो मेटने वाला है। तो ऐसा जो निरंजन और सूक्ष्म जो अस्तित्व है, जो मोक्ष रूप में हमको ले जाने, मोक्ष मार्ग पे ले जाने वाला है, वह परमात्मा किसी भी नाम से हम पुकारे। उन्होंने ये कहा कि जय तुह महु तुह शरणु, तुह माए बप्पु तुह बंध जणु, तू ही माता पिता है, तू ही हमारा बंधुजन है, तू परम पक्खु परमंत हरु, तू सब्बु परहु पराही परु, तू दंसन तू नाणे चरित्र थु। तुम ही सम्यक दर्शन हो, तुम ही सम्यक चारित्र हो,
तुम ही सम्यक ज्ञान हो और तू ही सयल सुरा सुरे ही नमो। ऐसे हे परमात्मा, तुमको सारे संसार के जो देवता लोग हैं और सारे संसार के जो भक्त लोग हैं वो आपको नमन करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे प्रसिद्ध कवि रैदू हुए और अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में जो विद्यापति हुए हैं, इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है। अगर हम ये तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारतीय परंपरा का एक ऐसा स्तंभ हमारे सामने आएगा कि हम अपभ्रंश को भारतीय भक्ति काल के जो कवि हुए हैं उनके साथ जोड़ सकते हैं। हमारी जो आधुनिक भाषाएं हैं, उन आधुनिक भाषाओं में हमको जो शब्द प्राप्त होते हैं वो सारी की सारी शब्द संपदा अपभ्रंश के माध्यम से हमारी भारतीय भाषाओं में आई है। तो उस भाषाओं में समृद्ध बनाने में अपभ्रंश साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस प्रकार अपभ्रंश के जो पोषक तत्व हैं, जो इस प्रकार की सामग्री है जो भारतीय भाषाओं को पुष्ट बनाती है, मजबूत बनाती है, भारतीय भाषाओं को समृद्ध करती है, यद्यपि उसका कोई नामकरण नहीं है, लेकिन वो लोक भाषा जो इस देश में प्रचलित रही है बहुत लंबे समय तक, जिसको अपभ्रंश कहा गया, और हमारे जो अध्ययन करने वाले लोग हैं उन्होंने अलग अलग नाम अलग अलग प्रांतों से अपभ्रंश जोड़ करके उनके नाम दिए हैं। तो इस तरीके से एक अपभ्रंश भाषा भारतीय भाषाओं की कड़ी के रूप में भारतीय जो हमारी शैली है, काव्य शैली, उसको प्रस्तुत करने वाली एक ऐसी अपभ्रंश भाषा है। उसका साहित्य आज हमें उपलब्ध है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह सामग्री आज हमें प्राप्त है। पहले तो ग्रंथ भंडारों में जाना मुश्किल था, ग्रंथ भंडारों से प्रति प्राप्त करना मुश्किल था, लेकिन आज ग्रंथ भंडारों में कई जगह सुरक्षा हो गई है, कई जगह व्यवस्था हो गई है। आप अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें ऐसी प्रतियों की जीरोक्स प्रति हमें प्राप्त हो जाती है। तो अपभ्रंश के कई काल हमने देखे हैं, अपभ्रंश साहित्य के विकास के। एक तो उसका खोज का समय था, जो हरमन जैकोबी वगैरह ने खोज की। फिर एक उसका संपादन काल आया। संपादन काल में पीएल वैद्या साहब, डॉक्टर हीरालाल जैन, राहुल शंकर तैन, इन लोगों ने, मुनि जिनविजय जी, इन्होंने जो है संपादन करके हमारे ग्रंथों को उपस्थित किया। फिर आया आधुनिक अध्ययन काल कि उन रचनाओं को, जो रचनाएं हमारे सामने उपलब्ध थी, उन रचनाओं का आलोचनात्मक अध्ययन, शोध की दृष्टि से उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से शोध अध्ययन का एक क्षेत्र अलग चला और एक भाषा विज्ञान का क्षेत्र आगे चला। अपभ्रंश साहित्य के इतिहास में या अपभ्रंश के विकास में हमारे विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम भी बड़ा उपयोगी रहा है, जहाँ हिंदी के साथ, संस्कृत के साथ, प्राकृत के साथ अपभ्रंश भाषा को जोड़ करके और बनाया गया पाठ्यक्रम, जिससे अपभ्रंश को एक जागृति मिली। आप लोग पूना में कई लोग गए हैं, भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट आपने देखा है, वहां आपने दांडेकर का नाम सुना है किसी ने? कोई यस सर। प्रतिभागी हाँ जो जी सुन हाँ। रहे हो? हाँ जी हाँ सर। तो दांडेकर का जो योगदान था वो भारतीय विद्याओं के लिए, प्राच्य विद्याओं के लिए, उन्होंने एक ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस शुरुआत की थी। और ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के 2-2 साल में पूरे देश में अधिवेशन होते रहे। इन अधिवेशनों में 25-30 अलग अलग विभाग होते हैं। उनमें भाषा विभाग हैं, दर्शन विभाग हैं, कल्चर विभाग हैं और भी कई विभाग हैं। तो उनमें हमारे इन मनीषियों ने इस प्राच्य विद्या सम्मेलन के माध्यम से अपभ्रंश की कई जानकारियां हमारे सामने उपस्थित की हैं। डॉक्टर हीरालाल जैन का आपने नाम सुना। डॉक्टर हीरालाल जैन इस प्राच्य विद्या सम्मेलन के एक बार अध्यक्ष थे। इसी तरीके से डॉक्टर एएन उपाध्याय इस प्राच्य विद्या सम्मेलन के एक बार गुवाहाटी में अध्यक्ष थे। मुझे सहयोग दोनों जगह जाने का मिला, इन वरिष्ठ विद्वानों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला। उन्होंने उस समय अपभ्रंश भाषा के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उपस्थित रखी, वो यही रखी कि जो जैसी स्थिति में हैं
यद्यपि अपभ्रंश से कहीं हमको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी हमारी हिंदी साहित्य से मिलेगी, संस्कृत से मिलेगी या हिस्ट्री से मिलेगी, हमारी योग्यता से मिलेगी। लेकिन हम किसी ही क्षेत्र में रहें, हम अपभ्रंश पांडुलिपियों के अध्ययन करने में हमको कोई रोक नहीं सकता। हम अपभ्रंश पांडुलिपियों का अध्ययन कहीं भी रह करके कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपभ्रंश को विश्वविद्यालय स्तर पर बचा सकते हैं। मैं केवल उदयपुर का उदाहरण देना चाहता हूँ। उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय जो है, यहाँ जैन विद्या प्राकृत विभाग खुला और यहाँ पर हमने अपभ्रंश के ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कराया। कवि विबुध श्रीधर का जो सुकमाल चर्यु है, उसका संपादन अनुवाद मैंने किया और यहाँ रह करके किया। इसी तरीके से इसी विभाग में लखमदेव जो कवि हुए हैं, उनका नेमिना है चर्यु, उसका संपादन और हिंदी अनुवाद डॉक्टर सरोज जैन ने किया। महिराज एक कवि हुए हैं, उनका जो बुद्ध रसायन 52 दोहा नाम की अपभ्रंश जो कृति है, उस कृति का संपादन प्रकाशन श्रवण बेलगोला से मिसेस सरोज जैन ने किया। और यहाँ एक कहा कोसु नाम का एक ग्रंथ है, अपभ्रंश का प्रसिद्ध ग्रंथ है, और जिसमें कथाओं का कोश है। उस कथाओं के कोश में बाहुबली देव चर्यु एक जो ग्रंथ है, उसमें हमारे एक साध्वी है, जैन साध्वी रिद्धि श्री जी, और रिद्धि श्री जी दिगंबर साध्वी है, लेकिन उन्होंने अपभ्रंश के ग्रंथों पर शोध करके और पीएचडी हासिल की। तो इस तरीके से इस जैन विद्या प्राकृत विभाग ने यहाँ अपभ्रंश के पाठ्यक्रम चलाकर उन ग्रंथों का संपादन करके अपभ्रंश साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे यहाँ जैन विद्या प्राकृत विभाग में डॉक्टर सुमत कुमार जैन हैं, उन्होंने बरांग चर्यु का संपादन और उसका प्रकाशन किया है। इसी तरीके से हमारे एक विद्वान थे जो अब नहीं रहे, कस्तूर चंद जी सुमन, उन्होंने मृगांक लेखा और अपसंभोह कब और हरिसेन चर्यु ऐसे ग्रंथों का संपादन करके हमारे सामने उपस्थित किया है, हमारे सामने रखा है। तो कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन लगा करके अपभ्रंश साहित्य को हमारे सामने सुरक्षित रखा है। और संयोग से अपभ्रंश में अभी कोई पत्रिका नहीं निकलती थी, लेकिन जयपुर से एक प्रयत्न हुआ और डॉक्टर कमलचंद सोगानी ने अपभ्रंश भारती नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की थी। उस पत्रिका के कई विशेषांक निकले, स्वयंभू विशेषांक। इसी तरीके से एक जैन विद्या शोध पत्रिका भी जयपुर से प्रकाशित हुई, और जिनके स्वयंभू विशेषांक, पुष्पदंत विशेषांक, धनपाल विशेषांक, वीर कवि विशेषांक, नयनंदी, कनकामर, योगिंदु, इन पर विद्वानों ने अपने आलेख प्रस्तुत किए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है, भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिए, आगे शोध के लिए, विश्वविद्यालय में कार्य करने के लिए एक नया क्षेत्र हमारे सामने उपस्थित करते हैं। और अपभ्रंश साहित्य में नई संभावनाएं बची हुई हैं, जो हम भारत के लोक जीवन को समझने के लिए हम उस सामग्री को उजागर कर सकते हैं। आपने ध्यान से सुना और समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जिज्ञासा तो हम रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतने इस व्यापक विषय को इतने सारगर्भित रूप से हम सभी प्रतिभागियों के मध्य उपस्थापित किया। निश्चित ही आपके व्याख्यान से हमारे प्रतिभागी और अन्य विद्वज्जन भी लाभान्वित हुए होंगे। अब मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, यदि कोई जिज्ञासा है तो आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपका नाम पुकारूंगा, आप सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। जी सुप्तिशिता जी, आप अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद सर। मेरे कई प्रश्न हैं। एक है, सर ने जो बताया अब्दुल रहमान रहीम होगा, उनकी रचना संदेश रहस्य ऐसा करके एक ग्रंथ के बारे में सर ने पूछा है। जी, तो वो लेखक किस सेंचुरी का में, किस शतक में लिखा है? ये 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच में उनका समय था, और वो ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहले प्रकाशित किया, और उसके 4 संस्करण निकल चुके हैं। तो अब वो उपलब्ध, हिंदी अनुवाद के साथ उपलब्ध है, संदेश रासक, उसका नाम है संदेश रासक। और उसकी रचना, उसका जो
कथा वस्तु बहुत छोटी है। एक 14 साल से 16 साल से एक व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग बाहर रहता है और उसको मैसेज भेजने का, संदेश भेजने का कोई साधन नहीं मिलता, तो मेघ को बुला करके वो संदेश देता है कि तुम मेरा संदेश वहां तक पहुंचा देना। तो इस तरीके से वो अपभ्रंश भाषा में उसने 250 के लगभग उसमें गाथाएं हैं, श्लोक है, पद्य हैं, उन पद्यों के माध्यम से और इस संदेश राशक को लिखा है। सर, और एक बात है, आपने बोला कि अपभ्रंश की बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स रही गई, जी उसकी अभी तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई, ट्रांसलेशन तो नहीं हुई। ये जी। आपने बताया कि 150, इससे ज्यादा नहीं होगा सर? आपने आप क्या बोला है कि 150 है राजस्थान हाँ, में पड़े हुए जो हैं अभी वो सारे? जो अभी तक मैंने, अभी तक जो छपे हुए हैं वो हाँ, 36 ग्रंथ ही अपभ्रंश के छपे हैं। अच्छा, बाकी जो मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में हैं उसमें एक देवेंद्र कुमार शास्त्री हुए हैं विद्वान, वो भी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयत्न करके 8-10 साल लगा करके अपभ्रंश की जो पांडुलिपियां ग्रंथ सर, भंडारों में उपलब्ध हैं उस पर एक पुस्तक लिखी है, अपभ्रंश साहित्य की शोध प्रवृत्तियां। तो अगर कोई पांडुलिपि पे कार्य करना चाहे तो उस ग्रंथ को, सर, भारतीय ज्ञानपीठ से वो छपा है, उसमें सर, पूरा पता दिया हुआ है किस भंडार में कौन सी प्रति उपलब्ध है, उसमें कितने पन्ने हैं, किस शताब्दी की है, वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो जानकारी आपको उस किताब से मिल सकती है। बहुत धन्यवाद सर। देवेंद्र सर, सरनेम देवेंद्र क्या कुमार है? शास्त्री, देवेंद्र कुमार शास्त्री। देवेंद्र कुमार शास्त्री। ये जी। किस किस लिपि में है? किस किस लिपि में पाया जाए? नागरी नहीं ये लिपि होगा? नहीं ये हाँ, तो जैसे किताब, ये जो किताब छपी वो तो हिंदी में देवनागरी में है, नहीं, लेकिन जो उसकी मैनस्क्रिप्ट, अपभ्रंश की जो हाँ, 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 पांडुलिपियां हाँ, मिलती हैं वो सारी पांडुलिपियां देवनागरी लिपि में है। क्योंकि अच्छा, अपभ्रंश जो हमें 8वीं शताब्दी से जो साहित्य मिला, तब ब्राह्मी लिपि काम में नहीं आती थी, नहीं, नहीं, नागरी देवनागरी लिपि लिपि काम होगा। में होती है। हाँ, हाँ, तो नागरी लिपि देवनागरी में ही लिपि। होगा जी। तो सर। देवनागरी लिपि में ही ये पांडुलिपि हमको प्राप्त हैं, और देवनागरी लिपि को सिखाने के कई साधन हमारे पास अब उपलब्ध हो गए हैं। तो अगर हम हाँ, पांडुलिपि पे काम करना चाहें तो वो आसानी से हो सकता है। हम तो, आप तो बहुत सारे हैं, हिंदी में अनुवाद हो गई, ये तो जी बहुत अच्छी बात है। अब जी मगर मैं चाहूंगी, बहुत बरस बाद में बांग्ला में तो कुछ नहीं हुई, एक ही प्राकृत ग्रंथ अनुवाद हुई बांग्ला में, तीनों बंगला ऑथर ने में। किया है। हाल की गाथा सत्य सही, इसके जी जी अलावा कुछ भी नहीं है बांग्ला में। जी हाँ, बंगला में नहीं सर, हुआ है। सर, बंगला में एक हमारे विद्वान थे कलकत्ता के, ये बनर्जी साहब। हाँ, तो सत्यरंजन बनर्जी शायद। सत्यरंजन हाँ, बनर्जी, हाँ, हाँ, तो हाँ, वो हमारे अच्छे निरंजन मित्रों में थे। बैनर्जी। हाँ जी, हाँ सर, जी। और तो जगत उन्होंने, राम भट्टाचार्य। हाँ भट्टाचार्य जी भी थे, जगत राम जी भट्टाचार्य, तो वो तो हैं अभी, और अब वो सर्विस में नहीं है, गांव में वहीं रहते हैं। मैं तो ठीक लेकिन हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ, अच्छा, सुन के अच्छा लगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, विजय जी, आप अपना प्रश्न पूछें। विजय जी। जी जी जी, नमस्कार सर। जी जी जी, एक हिंदी और संस्कृत में क्या कहते हैं, संस्कृत और प्राकृत में अंतर तो हमें समझ आता है, मगर ये प्राकृत और अपभ्रंश में अंतर कैसे करें हम, ये थोड़ा सा। ऐसा है, भाषा का जब विकास होता है तो एक ही तरह के शब्द कई हमें जो प्राप्त होते हैं, तो अपभ्रंश की कुछ प्रवृत्तियां हैं जो प्राकृत से उसको भिन्न करती हैं। प्राकृत में जो शब्द होता है उस शब्द का विकास अपभ्रंश के ग्रंथों में हमको प्राप्त होता है। तो अगर आप कुछ भाषा शास्त्र के ग्रंथों को देखें, अपभ्रंश की शोध प्रवृत्तियां, और मेरी जो पुस्तक, मैंने अपभ्रंश साहित्य का जो इतिहास लिखा है, उसमें पहचान दोनों की अलग अलग कैसे हो सकती है उसको बताने का प्रयत्न किया है। और वास्तव में संबंध तो है ही है। हम जब कोई भी अपभ्रंश का शब्द देखेंगे तो प्राकृत और संस्कृत के थ्रू ही उसका अर्थ निकलेगा, लेकिन उसकी जो बनावट है, जो लिखावट है, उसमें अंतर हमको प्राप्त हो जाता है। जी, जी, आयुष जी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर, ये बहुत ही आनंदकारी आपका व्याख्यान हमको सुनने को मिला। सर, मेरा एक प्रश्न है कि हम अपभ्रंश साहित्य की विस्तृतता को देखते हैं, तो उसमें श्वेतांबर साहित्य और दिगंबर साहित्य,
श्वेतांबर साहित्य सर्वाधिक मात्रा में हमें प्राप्त होता है, परंतु जी ऐसी कोई पुस्तकें हों जिसमें थोड़े दिगंबर अपभ्रंश साहित्य की सूची भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, जी जैसे कि कुछ दिगंबर साहित्य तो अपन जानते हैं योगेंद्र देव हम्म, आदि के, परंतु जी और भी दिगंबर साहित्य है या नहीं, ये हमको थोड़ा जानना है। दिगंबर साहित्य में कई पांडुलिपियां हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो देवेंद्र कुमार शास्त्री की जो पुस्तक है उसमें 350 ग्रंथों का परिचय उन्होंने दिया है, दिगंबर ग्रंथों का, वो पांडुलिपियों का, और कहाँ कहाँ उपलब्ध है वो डिटेल उसमें दिया है। रमणीक भाई साय जो है उन्होंने संधि सा काव्य पे काव्य किया है, उसमें श्वेतांबर के जो अपभ्रंश रचनाएं हैं उसका परिचय उन्होंने रमणीक भाई साय ने दिया है। श्वेतांबर में ज्यादा अपभ्रंश हमको प्राप्त नहीं होते ग्रंथ, लेकिन जो प्राकृत के ग्रंथ हैं उनमें अपभ्रंश के प्रयोग हमको मिलते हैं। जैसे कुबलाय माला कथा पर मैंने काम किया तो उसमें अपभ्रंश का प्रयोग हमको मिला, और भी प्राकृत ग्रंथों में करते हैं तो अपभ्रंश के पूरे पूरे पैराग्राफ, अपभ्रंश की पूरी पूरी कथा हमको प्राप्त होती है। तो प्राकृत के ग्रंथों में भी अपभ्रंश हमको प्राप्त होती है, लेकिन स्वतंत्र जो प्राकृत के जो अपभ्रंश के जो ग्रंथ हैं उनकी अगर हम सूची जानना चाहें तो एक तो देवेंद्र कुमार शास्त्री की जो पुस्तक है उसको देखें, और डॉक्टर कस्तूर चंद्र कासलीवाल हुए हैं, उन्होंने जैन ग्रंथ भंडारों का परिचय 5 भागों में प्रकाशित किया है। वो श्री महावीर जी से प्रकाशित हुआ है। उसमें किस भंडार में किस भाषा में कौन से ग्रंथ हमको उपलब्ध हैं वो पता चल जाते हैं। तो थोड़ा हमको सूचियों को देखना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा इच्छुक हैं तो कोबा में एक भंडार है, कोबा में एक संस्था है उस महावीर भवन, उस महावीर भवन में सारे जो ग्रंथ हैं चाहे वो प्राकृत के हों, अपभ्रंश के हों, संस्कृत के हों, सबकी सूची कंप्यूटर में अवेलेबल है। तो अगर हम वहां जाना चाहें, देखना चाहें, तो हम जिस किसी ग्रंथ को भी कहेंगे वो हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे प्रतिभागियों को प्रदान किया। उसके लिए मैं संस्था की ओर से आपके प्रति हार्दिक कृतज्ञ भाव ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त इस आभासीय पटल पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अनेक अध्यापक हम सब हमारे साथ में हैं, उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी, प्रोफेसर धर्मचंद जी, प्रोफेसर कल्पना जैन जी, कमला जैन जी, प्रोफेसर सुमित जैन जी, अरविंद बोरा जी, आभा जी, आप सभी के प्रति मैं संस्थान की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आशा है आप सभी का मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं आज के सत्र को विराम देता हूं। कल पुनः हम अपने प्रतिभागियों से निवेदन करेंगे कि उसी समय पर कल पुनः कक्षा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। जय जिनेंद्र।